नमस्कार दोस्तों, 24 दिसंबर साल 1971 साउथ अमेरिका में लांसा एयरलाइंस की फ्लाइट 508 पेरू देश की राजधानी लीमा से उड़ान भरती है। इस हवाई जहाज में बैठे हैं कुल 86 पैसेंजर्स और ये जा रहा है अमेज़न रेन फॉरेस्ट के ऊपर से पेरू के पुकल्पा शहर की ओर। सफर का पहला आधा घंटा बिल्कुल नॉर्मल था। क्रू पैसेंजर्स को ब्रेकफास्ट सर्व करता है, पायलट्स आपस में बातचीत कर रहे थे अपने परिवार को लेकर और सभी पैसेंजर्स बड़े खुश थे क्योंकि अगला दिन क्रिसमस था। सब अपने परिवार से मिलने जा रहे थे। लेकिन जैसे ही यह हवाई जहाज नीचे उतरने की तैयारी शुरू करने लगता है, काले बादल छा जाते हैं। अचानक से एक भयानक तूफान सामने दिखाई देता है। पायलट्स फैसला करते हैं कि इस तूफान से बचने की कोशिश नहीं करेंगे, सीधा प्लेन इसके अंदर घुसा देते हैं। कुछ ही मिनटों के अंदर चारों तरफ अंधेरा छा जाता है, बिजली कड़कने लगती है। ये प्लेन टर्बुलेंस की वजह से बहुत हिलने लगता है, बहुत ज्यादा हिलने लगता है। टर्बुलेंस इतनी ज्यादा हो जाती है कि पैसेंजर्स का सामान जो ओवरहेड कंपार्टमेंट में रखा था वो बाहर निकलकर उनके ऊपर गिरने लगता है। सभी पैसेंजर्स में अब दहशत फैल जाती है। लगभग 20 मिनट तक, इमेजिन करो दोस्तों, अगले 20 मिनट तक ऐसा ही चलते रहता है और फिर अचानक से 21,000 फीट की ऊंचाई पर इस प्लेन पर बिजली गिर जाती है। ये बिजली प्लेन के राइट विंग पर जाकर लगती है, जिसकी वजह से इस विंग पर आग लग जाती है। कुछ ही सेकंड बाद ये राइट विंग टूटकर प्लेन से अलग हो जाता है और साथ में लेफ्ट विंग का भी कुछ हिस्सा अलग गिरने लगता है। पुकल्पा में लैंड करने से सिर्फ 15 मिनट पहले लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई पर यह प्लेन टुकड़ों में बिखरने लगता है। जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स ग्राउंड पर मौजूद इस प्लेन को फॉलो कर रहे थे, उन्हें अचानक से अपने रेडार पर दिखाई देता है कि इस प्लेन की डॉट गायब हो गई। ऐसा होता देख कुछ लोगों ने उम्मीद करी कि शायद इस प्लेन ने इमरजेंसी लैंडिंग कर ली होगी, लेकिन जल्द ही ये बात क्लियर हो जाती है कि ये प्लेन पूरी तरीके से क्रैश कर चुका था। इसके बाद पेरू देश के इतिहास में सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया जाता है। कुछ दिनों बाद जब रेस्क्यू वर्कर्स इस क्रैश साइट पर पहुंचते हैं अमेज़न जंगल के बीचों बीच, तो उन्हें चारों तरफ प्लेन की रैकेज बिखरी पड़ी हुई दिखाई देती है। पैसेंजर्स का सामान पेड़ों से लटका हुआ था, सूटकेसेस हवा में ही खुल गए थे और पैसेंजर्स के क्रिसमस गिफ्ट्स पेड़ों से ऐसे लटक रहे थे कि जैसे किसी ने क्रिसमस ट्रीज को डेकोरेट किया हो। चारों तरफ लोगों की खोज की जाती है। रेस्क्यू ऑपरेशन कई दिनों तक चलता है और जब कोई भी सर्वाइवर नहीं मिलता तो ये मान लिया जाता है कि इस प्लेन में बैठे सारे पैसेंजर्स मारे जा चुके हैं। 10,000 फीट की हाइट से नीचे गिरकर आखिर कौन ही जिंदा बच पाएगा। लेकिन यह बात सच नहीं थी। पूरी दुनिया इससे अभी भी अनजान थी, लेकिन एक पैसेंजर अभी भी जिंदा बची थी। किसी भी इंसानी बस्ती से मीलों दूर अमेज़न के घने जंगल के बीचों बीच एक 17 साल की लड़की अभी भी जिंदा थी, जूलियाने कोपेक। ये एक बहुत कमाल का चमत्कार था, लेकिन अब दिक्कत ये थी कि ये अकेली जख्मी हालत में अमेज़न जंगल की जमीन पर गिरी पड़ी थी। कोई इसे ढूंढने आने वाला नहीं था क्योंकि रेस्क्यू टीम अपने सर्च ऑपरेशन को बंद कर चुकी थी। इसके परिवार वाले और बाकी सभी लोग इसे बाकी पैसेंजर्स की तरह मुर्दा मान चुके थे। जूलियाने असल में अपनी मां मारिया के साथ इस फ्लाइट में बैठी थी। ये दोनों अमेज़न जंगल के बायोलॉजिकल रिसर्च स्टेशन पेंगुआना पहुंचना चाहते थे। इसे जूलियाने के ही दोनों पेरेंट्स ने एस्टैब्लिश किया था क्योंकि इसके दोनों पेरेंट्स जूलॉजिस्ट थे। प्लान ये था कि यहाँ पर पूरा परिवार साथ में मिलकर क्रिसमस मनाएगा। वैसे तो ओरिजिनल प्लान इन्होंने कुछ दिन पहले ही घर जाने का बनाया था, लेकिन जूलियाने को अपने स्कूल की प्रॉम और ग्रेजुएशन पार्टी की वजह से लास्ट मोमेंट फ्लाइट लेनी पड़ी। क्रिसमस की छुट्टियों के कारण बाकी सारी रिलायबल एयरलाइंस की सारी टिकट सोल्ड आउट हो चुकी थी। इनके पास अब सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा था, लांसा एयरलाइंस। जूलियाने के पिता ने पहले कई बार कहा था कि इस एयरलाइन से ट्रैवल मत करना, ये बहुत ही घटिया एयरलाइन है। लेकिन अब इन्हें घर जल्दी पहुंचना था और इनके पास और कोई ऑप्शन था ही नहीं, तो इनकी मां ने इस एयरलाइंस की ही टिकट्स बुक कर ली। असल में बात क्या है दोस्तों कि उस जमाने में इस एयरलाइंस की रेपुटेशन बहुत ज्यादा खराब थी। लोग मजाक में कहते थे स्पेनिश में लांसा से लांजा दे पांजा। इसका मतलब होता है लांसा पेट के बल गिरता है। और हालत इतनी खराब थी कि इससे पिछले कुछ सालों में कई सारे इसके प्लेन क्रैश हो चुके थे और ये वाला प्लेन लांसा का आखिरी प्लेन
था। एक टर्बो प्रोपेलर प्लेन लॉकहीड कंपनी का मॉडल L188 इलेक्ट्रा। इस प्लेन को रेगिस्तान के ऊपर से उड़ाने के लिए डिजाइन किया गया था, क्योंकि इसके विंग्स बाकी प्लेन्स की तरह फ्लेक्सिबल नहीं थे और प्लेन की बॉडी से बहुत ज्यादा टाइटली अटैच थे। इसी कारण से यह प्लेन टर्बुलेंस नहीं झेल पाता था और कई साल पहले ही अमेरिका में इसे सर्विस से हटा दिया गया था। फ्लाइट में बैठे लोगों को यह बात बिल्कुल नहीं पता थी कि इस प्लेन को पहाड़ों के ऊपर से नहीं उड़ाना है और इस फ्लाइट में यह प्लेन एंडीज माउंटेन रेंज के ऊपर से उड़ाया जा रहा था। अब जब बिजली इस प्लेन पर गिरी, जब वो हादसा हुआ, जूलिया ने इस प्लेन की सेकंड लास्ट रो की सीट नंबर 19F पर बैठी हुई थी, जो कि एक विंडो सीट थी। तब जूलिया ने जिस सीट पर बैठी थी वो 3 सीट्स की रोज टूटकर प्लेन से अलग हो गई थी। क्योंकि इस लड़की ने अपनी सीट बेल्ट बांधी हुई थी तो ये अपनी सीट से बंधी रही और 10,000 फीट की ऊंचाई से नीचे गिरने लगी अपनी सीट के साथ। जो यहां पर आगे हुआ वो सही मायनों में इंसानों के इतिहास में एक अनबिलीवेबल मिरेकल था। जूलिया ने अपनी सीट के साथ हवा में नीचे गिरने लगी। प्लेन के शोर और चीख पुकार के मुकाबले अब सिर्फ हवा की तेज आवाज सुनाई दे रही थी। हवा के प्रेशर से ये सीट बेल्ट उसके पेट में इतनी जोर से धंस रही थी कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। नीचे अमेज़न का घना जंगल था। पेड़ इतने घने थे कि जमीन नजर नहीं आ रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे ब्रोकली का खेत हो। गिरते गिरते ही जूलिया ने हवा में ही बेहोश हो जाती है और जब उसे होश आता है तो उसे दिखता है कि वो नीचे जंगल की जमीन पर पड़ी हुई थी। तारीख थी 25 दिसंबर, क्रिसमस की सुबह। पूरी रात बारिश हुई थी जिसके कारण उसके कपड़े कीचड़ में सन गए थे और जूलिया ने पूरी रात बेहोश रही थी। होश में आने के बाद ये कई बार कोशिश करती है खड़े होने की, लेकिन जैसे ही कोशिश करती है तुरंत उसके एकदम बाद फिर से बेहोश हो जाती है। कई बार ये अटेम्प्ट्स करने के बाद वो किसी तरीके से होश बनाए रखती है और आखिरकार खड़ी हो जाती है। खड़े होने के बाद उसको एहसास होता है कि उसकी एक कॉलर बोन टूट गई है, घुटने में भारी मोच आई है और राइट शोल्डर और लेफ्ट काफ में कुछ जख्म आए हैं। इसके अलावा एक आंख सूजकर पूरी तरीके से बंद हो चुकी है और दूसरी से भी हल्का सा एक लाइन जितना ही नजर आ रहा है। पहले से ही जूलियाने की नजर कमजोर थी और अब इसका चश्मा भी खो गया था। एक सैंडल भी गायब था और उसे कॉन्कशन भी था। लेकिन एक सवाल जो आपके मन में यहाँ उठ रहा होगा, आखिर इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद ये जिंदा कैसे बची रही? 3 मिरेकलस चीजें हैं दोस्तों जिसकी वजह से इसकी जान बची। पहला, तूफान के नीचे से ऊपर की तरफ चलने वाली तेज हवाएं, जिन्हें अपड्राफ्ट कहा जाता है। जमीन से आसमान की तरफ हवा बह रही थी तूफान की वजह से। इसकी वजह से कोई भी चीज जो गिरती वो ऊपर की तरफ पुश हो जाती। इन हवाओं ने जूलियाने की गिरने की रफ्तार को धीमा कर दिया। दूसरा, गिरते वक्त इसकी सीट्स की रोज बहुत तेजी से घूम रही थी। इतनी तेजी से गोल 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 घूमने लगी कि यह हेलीकॉप्टर के पंखों की तरह काम करने लगी। इस वजह से गिरने की स्पीड और कम हो गई। और तीसरा, अमेज़न जंगल के घने पेड़ों के घने पत्तों ने और वहां मौजूद जंगल की बेलों ने एक जाल सा बना लिया था जो एक गद्दे की तरह एक्ट किया। इसकी वजह से जब वो गिरी तो जमीन पर सीधे टक्कर लगने से बच गई। इसके अलावा लक ने भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, क्योंकि एग्जैक्टली वो किस दिशा में गिर रही हैं, किस पेड़ के ऊपर गिर रही हैं और उनकी बॉडी किस तरफ पॉइंट कर रही थी गिरते वक्त, ये सारी चीजें भी मैटर करती हैं। इन सभी कारणों के बाद फिर भी जिंदा बच जाना कितना रेयर है, आप इस बात का अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि प्लेन में बैठा कोई भी और पैसेंजर जिंदा नहीं बचा। लेकिन जूलियाने के लिए असली खतरा तो अभी बस शुरू हुआ था। अमेज़न के घने जंगल के बीचों बीच ये एकदम अकेली थी। इसने अपने हाथ पैरों से इधर उधर घूमकर अपनी मां को आवाज देने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। जंगल में आवाज थी तो सिर्फ मेंढकों की, कीड़े मकोड़ों की और चिड़ियों की। लेकिन अच्छी खबर यह थी कि जूलियाने के लिए यह अमेज़न का जंगल नया नहीं था, क्योंकि ये कोई आम शहरी लड़की नहीं थी। इसने अपने जिंदगी के 3 साल अपने जूलॉजिस्ट पेरेंट्स के साथ पेंगुआना रिसर्च स्टेशन में बिताए थे। इसे पता था कि जंगल में जहरीले जानवर कौन से हैं, कौन से पौधे खतरनाक हैं और मुश्किल में क्या करना चाहिए। ये जानती थी कि ऐसी सिचुएशन में इतनी जख्मी हालत में भी डरना नहीं है बल्कि सोचना है। कुछ घंटों के रेस्ट के बाद जूलियाने की हालत ऐसी हो जाती है कि वो ठीक ठाक तरीके से चल पाती है। पहला काम वो करती है अपनी माँ और बाकी पैसेंजर्स को सर्च करने का, चिल्लाकर आवाज देती है, Mom! Where are you, Mom? लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। समय समय पर उसे आसमान में उड़ते हुए रेस्क्यू हेलीकॉप्टर्स की भी आवाज सुनाई देती, लेकिन जंगल इतना घना था कि रेस्क्यू हेलीकॉप्टर्स के लिए उसे ढूंढ पाना
इम्पॉसिबल था। उसे एहसास होता है कि वो यहाँ पर अकेली है, अब जो कुछ करना है अकेले ही करना पड़ेगा। जिंदा रहने के लिए दो सबसे इमीडिएट नीड्स हैं, पानी और खाना। यहाँ पर वो अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड का इस्तेमाल करती है। जो पत्तों पर जमी वाटर ड्रॉप्स थी उन्हें वो चाट कर अपनी प्यास बुझाती है। इसके बाद वो अपने आसपास खाना ढूंढना शुरू करती है। यहाँ पर बहुत से लोगों को एक मिसकंसेप्शन है कि ऐसे घने रेन फॉरेस्ट में तो बहुत सारी खाने लायक चीजें उगती होंगी, लेकिन ये बात एक्चुअली में सच नहीं है दोस्तों, क्योंकि अमेज़न का जंगल इतना घना है कि यहाँ सनलाइट नीचे तक पहुंच नहीं पाती। तो यहाँ की जमीन पर ज्यादा चीजें उगती नहीं है। सिर्फ 20 मीटर की ऊंचाई पर पाम फ्रूट्स उगते हैं, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए ऊपर पेड़ों पर चढ़ना पड़ेगा, जो बहुत रिस्की हो सकता है। सबसे पहले जूलियाने को मशरूम्स दिखाई देते हैं, लेकिन उसे शक हुआ कि ये जहरीले हो सकते हैं, तो उसने उन्हें छुआ तक नहीं। उसके बाद उसे इटालियन फ्रूट केक्स का एक बक्सा मिलता है जो प्लेन से ही गिरा था, लेकिन रात भर बारिश की वजह से अब खाने लायक बचा नहीं। फिर थोड़ी दूर चलने के बाद प्लेन से ही गिरा हुआ एक कैंडीज का पैकेट मिलता है। इसमें सिर्फ 30 कैंडीज थी। वो सोचती है कि पता नहीं कितने दिन तक मुझे सिर्फ इन कैंडीज पर ही गुजारा चलाना पड़े, तो हर दिन वो सिर्फ कुछ गिनी चुनी कैंडीज ही खाने का डिसाइड करती है। इसके हाथ में एक घड़ी भी थी जो उसकी दादी ने गिफ्ट दी थी। अब अगला फैसला बहुत मुश्किल था। जूलियाने को पता था कि अगर उसे सरवाइव करना है तो उसे चलते रहना होगा जब तक उसे कोई इंसानी बस्ती नहीं दिखाई दे जाती, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि किस दिशा में चला जाए। वो कुछ घंटे तक क्रैश साइट के आसपास ही भटकती रहती है। फिर उसे अचानक से एक आवाज सुनाई देती है, पानी टपकने की। जब जूलियाने ने इस आवाज का सोर्स ढूंढा तो उसे झाड़ियों के बीच मिट्टी से पानी की एक बहुत छोटी सी स्ट्रीम निकलती हुई दिखाई दी। ये उम्मीद की पहली किरण थी। जूलियाने के पिता ने उसे सिखाया था कि अगर कभी जंगल में खो जाओ तो बहते हुए पानी को ढूंढो और उसे फॉलो करो। एक छोटी सी पानी की धारा तुम्हें एक स्ट्रीम तक ले जाएगी। वो स्ट्रीम आगे जाकर एक छोटी नदी बनेगी, वो छोटी नदी आगे जाकर एक बड़ी नदी बनेगी, और धीरे धीरे अगर आगे चलते रहे तो कभी ना कभी नदी के किनारे एक इंसानी बस्ती जरूर मिलेगी। जूलियाने के पास यही एक स्ट्रैटेजी थी, तो वो पानी को देखकर आगे चलती रहती है। अमेज़न के खौफनाक जंगलों में जहां 8 फीट लंबे एलिगेटर जैसे जानवर पाए जाते हैं, जहरीले सांप, मकड़ियां और तमाम तरह की डेंजरस स्पीशीज रहती है, वहां ये 17 साल की एक लड़की अकेले निकल पड़ी थी। इसे ये भी नहीं पता था कि जाना कहाँ है, कोई मिलेगा या नहीं मिलेगा। केवल इतना पता था, पानी को फॉलो करते रहना है। अब सुनने में बात काफी आसान लगती है कि पानी को फॉलो करते रहो, लेकिन पानी हमेशा अच्छी सी जगहों से नहीं बहता है। बहुत बारी गिरे हुए पेड़ सामने आते हैं, घनी झाड़ियां और फिसलन भरे पत्थर रास्ते में। ये जंगल इतना डेंस था कि झाड़ियों को काट कर ही आगे बढ़ा जा सकता था। इन सभी कारणों की वजह से वो ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाई थी कि तभी अंधेरा होने लगा। उसने अपनी घड़ी की ओर देखा, शाम के 6 बजे थे और अब उसके सामने अभी तक का सबसे बड़ा चैलेंज था, इस घने जंगल में रात में सरवाइव करना। रात में कोई भी जंगली जानवर बड़ी ही आसानी से हमला कर सकता है। जूलियाने को पता था कि ऐसी सिचुएशन में किसी ना किसी सेफ जगह पर सोना चाहिए, जहां पीठ की तरफ कोई पेड़ या बड़ी चट्टान हो, ताकि कोई भी जानवर पीछे से हमला ना कर सके। इसके पिता ने इसे यह भी सिखाया था कि पत्थरों और लकड़ियों को रगड़कर आग कैसे जलाई जाती है। लेकिन अफसोस, इस रात बारिश बहुत तेज हो रही थी, सब कुछ गीला था और आग जलाना इम्पॉसिबल था। थकावट और चोट के कारण उसे बहुत गहरी नींद आ जाती है, लेकिन थैंकफुली वो एक ऐसी जगह पर सोई थी जो रिलेटिवली सेफ थी। अगले दिन जब इसकी नींद खुली तो इसमें बिल्कुल भी एनर्जी नहीं थी, लेकिन इसे पता था कि अगर जिंदा रहना है तो चलते रहना होगा। चश्मा टूटने की वजह से दूर का भी नहीं दिख रहा था, इसलिए कोई शॉर्टकट भी नहीं लिया जा सकता था, लेकिन चलते रहना होगा। रास्ते में चलते चलते इसे एक बड़ी ही भयानक मकड़ी दिखाई दी, द गोलियाथ बर्ड ईटर, दुनिया की सबसे बड़ी मकड़ी। ये इतनी बड़ी है कि ये छोटी छोटी चिड़ियों को भी खा सकती है, लेकिन जूलियाने को पता था कि ऐसे जानवरों से दूरी बनाए रखना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है, जब ऑनलाइन दुनिया में ऐसी डेंजर्स आपके सामने आती हैं तब आपको क्या करना है? चाहे फिशिंग ईमेल्स हो, मैन इन द मिडिल अटैक हो या फिर मैलवेयर ही क्यों ना हो, नॉर्डवीपीएन का थ्रेट प्रोटेक्शन सिस्टम आपको इन सबसे बचा कर रखता है। नॉर्डवीपीएन वैसे तो एक वीपीएन की ऐप है जिसके जरिए आप अपनी प्राइवेसी को प्रोटेक्ट कर सकते हो और अपनी लोकेशन स्पूफ कर सकते हो, लेकिन इनके सब्सक्रिप्शन में एक सेपरेट थ्रेट प्रोटेक्शन फीचर इंक्लूडेड है जो वीपीएन
वीपीएन से अलग है। चाहे आप वीपीएन से कनेक्टेड ना भी हो तब भी आप इसे ऑन रख सकते हो। ये ना सिर्फ एड्स और ट्रैकर्स को ब्लॉक करता है बल्कि गलती से अगर आप किसी स्कैमी वेबसाइट पर पहुंच जाओ तो ये आपको फ्रॉड अलर्ट भी देता है। नॉर्ड वीपीएन की खास बात यह है कि आप अपने एक अकाउंट से 10 डिवाइसेस को सिक्योर कर सकते हो, फोन, टैबलेट्स, लैपटॉप, सब कुछ। अब यहाँ क्योंकि नॉर्ड वीपीएन ने इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है तो आपको इनके 2 साल के प्लान पे एक बहुत बड़ा डिस्काउंट मिलेगा, प्लस 4 एडिशनल महीने फ्री मिलेंगे। इसके लिए आपको सिर्फ इस लिंक पर जाना है nordvpn.com/dhruv। ये कंप्लीटली रिस्क फ्री है क्योंकि इनकी 30 डे मनी बैक गारंटी भी है। तो जाकर आप ट्राई कर सकते हैं nordvpn.com/dhruv पर। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में भी मिल जाएगा। अब अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। पूरे दिन बस वो धीरे धीरे पानी के किनारे चलती रही और चलती रही, खाने को कुछ